इसी क्रम में हमारी आज की विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर अंशु शुक्ला मैडम। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम आप वसंत कन्या महाविद्यालय वाराणसी में गृह विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपने बीएससी एमएससी जीबी पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से किया है तथा पीएचडी बीएचयू वाराणसी से की है। आपका 15 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। आपने कई पीएचडी स्टूडेंट्स का निर्देशन कार्य किया है। मैडम आपके अवार्ड्स की लिस्ट जैसा कि मैंने आपके बायोडेटा में देखा काफी लंबी है, इसमें से कुछ मैं आप सभी के सामने बताना चाहूंगी। आपको द ग्लोबल चाइल्ड केयर अवार्ड, इंडिया डेवलपमेंट एजुकेशन अवार्ड, वुमेन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड अवार्ड, अवार्ड फॉर सोशल एक्टिवनेस, शक्ति स्वरूपा आदि कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव एंड डेडिकेटेड टीचर, बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर आदि कई अवार्ड प्राप्त हैं। लिस्ट काफी लंबी है, इसलिए थोड़ा कम समय में हम जो बता पा रहे हैं। आपने कई प्रोजेक्ट्स को लीड किया है, कई सेमिनार कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया है, आपकी कई बुक्स एंड रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, आप कई कमेटीज की मेंबर हैं। मैडम आपके कई इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन है जिसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमें अपने विचारों से लाभान्वित करेंगी। मैडम डॉक्टर अंशु शुक्ला। धन्यवाद अरुंधति। मैम मैं महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ साथ महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक और गैर शिक्षक बंधु जो सभी जुड़े हुए हैं, मैं सभी को नमन करते हुए, और अनीता मैम है यहाँ पर, शिवानी मैम आपसे पहली बार रूबरू हुई मैं सामने से, नाम सुना है आपका बहुत, और अनीता दी तो लाइक बड़ी बहन हमारी जो गाइड भी हैं। तो आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं महाविद्यालय को ये बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे, आई एम नॉट फ्रॉम अ फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मैं ह्यूमन डेवलपमेंट से हूँ, और मुझे मौका दिया पोषण अभियान में बात करने के लिए। तो ये एक कंप्लीट होम साइंस का सिनेरियो है जहाँ पर हम सभी फील्ड वाले हैं यहाँ पर। और जैसा कि शिवानी मैम ने अभी न्यूट्रिशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी जो चीजें बहुत ही छोटे समय में उन्होंने लगभग सब चीजें एक जगह समेट दी, जो गागर में सागर भरने वाली बात होती है वो उन्होंने कर दिया। लगभग सभी चीजें न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो चीजें हम देखते हैं वो सारी चीजें उन्होंने की। मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो है सोशल परसेप्शन के बारे में। मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की हूँ तो थोड़ा सा अपना एक विषय उसमें आ जाता है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन में सोशल परसेप्शन की क्या भूमिका होती है, मतलब सामाजिक अवधारणा की क्या भूमिका है। और जहां भी हम खाने की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, वहां पर हमारा समाज, क्योंकि हमारी जो भी अभी मैम ने कहा हमारी आदतें जो हैं, वो फूड हैबिट्स जो हैं वो फॉल्टी हैं या अच्छी हैं, ये सब चीजें वो सब हमारे समाज से आता है। और समाज कौन है? हमारा परिवार है, या हमारे जो आसपास के लोग हैं वो निर्धारित करते हैं कि हमारा फूड हैबिट कैसी होगी। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने, आई होप कि दिख रहा है। अरुंधति दिख रहा है क्या? दिख रहा है, कंटिन्यू करिए जी। प्रेजेंटेशन है आपको? यस मैम। या तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे सोशल परसेप्शन ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो सोशल परसेप्शन की जब हम बात करते हैं या सामाजिक अवधारणा, तो ये जो विषय मैंने लिया है इसमें 3 शब्द प्रमुख हैं। सोशल परसेप्शन है, हेल्थ है और न्यूट्रिशन है। अब सामाजिक अवधारणा की जब हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक अवधारणा कैसे बनती है अगर हम उसकी बात करें, और हमारा अगर देखा जाए तो जो फूड हैबिट्स हैं वो किसी भी मानव व्यवहार का सबसे कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट होता है। मतलब फूड हैबिट्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ये कई सारी चीजों से मिल करके बनता है। जो
खाना जो है हमारा वो हम कहते हैं एक जगह कि फूड इज कल्चरल नॉट न्यूट्रिशनल। तो हमारे जो संस्कृति है उसमें खाना जो है वो कल्चरल वैल्यू रखता है, पोषण से उसका उतना ज्यादा रिश्ता जो है वो अगर हम लोकल टर्म्स में कहें तो वो उनका नहीं होता है। उनके लिए उनका कल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूट्रिशन, जो अभी बात शिवानी मैम भी कह रही थी, आई एम टोटली एग्री विद दैट। और जो फूड की एक्सेप्टेंस है वो भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मतलब खाना किस सोसाइटी में, किस तरह के समाज में किस तरह का भोजन जो है वो एक्सेप्टेड होगा, इस पे ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये आपके बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और एजुकेशनल, ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं कि आपका खाना को किस तरह का भोजन एक्सेप्टेड होगा। तो सोशल परसेप्शन, सामाजिक अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो इसमें पूरे बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। मैं जनरल बेसिक कंसेप्ट पहले बता लूं, फिर अपने असली टॉपिक पे आऊंगी। हेल्थ, जैसा कि मैम ने कहा, WHO की डेफिनेशन है जिसमें कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ जो है वो हेल्थ का एस्पेक्ट माना जाता है। और हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ हम उसी को कहते हैं जहां पर 6 चीजें होती हैं। मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, आपका सामवेगिक यानी इमोशनल स्वास्थ्य अच्छा है, मेंटल हेल्थ यानी आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, आपका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है, आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा है, और एक होता है एनवायरमेंटल हेल्थ, मतलब आपका वातावरण भी स्वस्थ है, तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। खाली बीमारी नहीं है उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे। हेल्थ का मतलब है कि आप जो है आपकी सराउंडिंग की ये 6 चीजें जो है वो एकदम सही है। न्यूट्रिशन, पोषण की जब हम बात करते हैं तो अब देखिए हर टर्म अलग है। अगर लोक भाषा में हम सबको एक साथ बोल देते हैं, लेकिन हेल्थ अलग है, न्यूट्रिशन अलग है और फूड अलग है। तो जब हम न्यूट्रिशन या पोषण की बात कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जो भोजन हम खाते हैं वो पोषण के साथ ही हो, मतलब पोषण हो उसमें। तो पोषण वो है जो आपके लाइफ को सपोर्ट करता है, आपके सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, वो सब पोषण है। अब पोषण की अलग कैटेगरीज है वो आप जानते हैं। तो ये एक बेसिक चीज मैं बताना चाह रही थी कि सामाजिक अवधारणा जो है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रति कैसे बनती है। अब जब हम स्वास्थ्य की अवधारणा की बात करते हैं तो काफी सब्जेक्टिव है ये, मतलब बहुत इसको हम एकदम तौल नहीं सकते कि ये वाला जो समुदाय है इसका 1 किलो स्वास्थ्य परसेप्शन अच्छा है, इसका 2 किलो परसेप्शन अच्छा है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये अफेक्ट करते हैं कि आपका स्वस्थ जो व्यक्ति है या स्वास्थ्य है उसके लिए सामाजिक अवधारणा क्या है। कई बार आप देखिए कई सारी जो कम्युनिटीज होती हैं, कई बारी जब मैं एनजीओस के साथ फील्ड में बहुत काम करती हूँ, तो वहां जाइए तो आप देखिए वो बोलेंगे कि नहीं हमको तो बहुत बीमारी है, हमारा हाथ पैर में बहुत कमजोरी रहता है, हमको बहुत दिक्कत होती है, जबकि वो बीमारी जो है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं है, क्योंकि फिजिकल डिटर्मिनेंट्स उसके नहीं मिल रहे हैं। जब हम चेक कराते हैं डॉक्टर से तो वहां पर फिजिकल डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, और जब आप थोड़ी देर उनसे बात करिए तो वो निकल के आ भी जाता है कि अरे हमने सोचा आप डॉक्टर की टीम है तो हमको कुछ टॉनिक लिख देंगे। तो जो ये एक लोक अवधारणा है, या आप कहेंगे हर कल्चर का अलग अलग है, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर कल्चर को नहीं कह रही हूँ, पर हर कल्चर में ये अलग अलग है। और ये जो अलग कंसेप्ट्स हैं ये हमारे सोशियो कल्चरल स्टेटस या लाइफस्टाइल से भी आते हैं। हेल्थ का परसेप्शन अगर हम बात करें तो ये बहुत ही वेग टॉपिक है। कई बार क्या होता है, कोई इंसान जो होता है वो बहुत बीमार है, बहुत क्रोनिक डिजीज है, उसको बहुत सारा उसको प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल रखता है और शायद लोग पहचान भी नहीं पाते हैं कि इसको इतनी बड़ी बीमारी होगी, क्योंकि उसका परसेप्शन ऑफ हेल्थ अलग है। वो शायद ये सोचता है कि हम इतनी बीमारी के बावजूद भी जिंदा हैं और अच्छे से काम कर पा रहे हैं, या जितने दिन भी हम कॉन्शियस, दैट इज कि उसका मेंटल हेल्थ वहां पर बहुत स्ट्रांग है, तो फिजिकल हेल्थ बहुत मायने नहीं रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो कहेंगे नहीं हम तो बहुत बीमार है, हमारे सर में बहुत दर्द है, हमें बहुत कमजोरी है। तो ये जो है ये हेल्थ का परसेप्शन सोसाइटी टू सोसाइटी या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी भी ना कहें,
हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। अब हमारा जो परसेप्शन है हेल्थ का वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि लाइक मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की हूँ, मैं उस एस्पेक्ट से बताऊं तो कई बार क्या होता है, जो आप देखिए जो रूरल एरिया है जहां पर आपने एक हायरार्की ऑफ नीड पढ़ा होगा, जिसमें होता है कि फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई तब हम साइकोलॉजिकल नीड पर जाते हैं। उसी तरीके से हेल्थ के मामले में भी देखा जाए तो जो लोअर तबका है, जिनकी फिजियोलॉजिकल नीड नहीं पूरी हो रही है, शारीरिक आवश्यकताएं ही नहीं पूरी हो रही हैं, वो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सचेत नहीं होते हैं। मतलब जब तक कि अनटिल एंड अनलेस कि कोई फिजियोलॉजिकल सिम्टम दिखने लगे, मतलब अगर कोई शारीरिक उनको परेशानी होने नहीं लगती है, तब तक वो अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं। वो परसेप्शन कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं पे खर्च करने के लिए उतने पैसे नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है, तो उनका स्वास्थ्य जो है वो जो हायर इनकम ग्रुप है, जहां पर अगर जरा सी भी आपको एक दाना दिख गया या एक एलर्जी हो गई या छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर हायर इनकम सोसाइटी, जबकि लोअर इनकम सोसाइटी में वो चीजें नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस हमारी जो है वो समाज से आए हुए डिफरेंसेस हैं। तो हेल्थ का जो परसेप्शन है, इसको जज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जिस समाज में काम कर रहे हैं, आपको वहीं पर उसके हिसाब से ही चीजें समझनी होती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी समस्याएं भी लोग जो है वो हंस के निकाल देते हैं, कई बार उसको वो बहुत छोटी चीजों को भी बहुत लंबे समय तक ले जाते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, कल्चरल फैक्टर्स जो है वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं कि आपका हेल्थ का परसेप्शन कैसा होगा। यहाँ हम अवधारणा की केवल बात करें तो जैसा मैम ने कहा कि भोजन का जब हम बात करते हैं तो कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं, आगे करूंगी मैं जब न्यूट्रिशन की बात करूंगी, अभी तो हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हेल्थ में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो गुड हेल्थ किसको मान रहे हैं। अभी जैसे मैम बोल रही थी कि मोटा है बच्चा जो है वो बहुत हेल्दी है, हेल्दी ना मतलब फैटी है, हेल्दी का मतलब स्वस्थ नहीं है, फैटी है, बहुत मोटा गब्दू सा बच्चा है, तो हम उसको बोलते हैं अरे तो बड़ा स्वस्थ बच्चा है। और कोई लिन थिन सा ऐसे मरगिल्ला सा बच्चा है तो हम उसको बोल रहे हैं अरे नहीं ये तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, इसको कुछ खिलाओ, इसको कुछ करो। तो परसेप्शन ऑफ हेल्थ जो है वो सोसाइटी का कहाँ से आया? फिजिक से आया। जो हमारी शारीरिक संरचना है, शारीरिक संगठन है, उससे वो पहचान रहे हैं कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। जबकि मैम ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा है, एंड आई एम टोटली एग्री विथ हिम कि कई बार जो दुबले पतले बच्चे हैं लेकिन वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ एकदम सही है और वो बहुत फुर्तीले हैं, बहुत सारा काम अपना सब काम अच्छे से कर ले रहे हैं, और जो मोटा बच्चा है वो नहीं कर पा रहा है। तो और देखिए हेल्थ का परसेप्शन जो है वो एज वाइज भी बदलता जाता है। जब आप छोटे मतलब चाइल्डहुड की हम बात कर रहे हैं तो वो जो गब्दू सा मोटा सा बच्चा है वो आपको हेल्दी लग रहा है, और जो लिन थिन बच्चा है वो बीमार लग रहा है। वही जब आप एडोलेसेंट एज में आते हैं, सेम बच्चा एडोलेसेंट एज में अगर हम आ रहे हैं तो वो जो मोटा बच्चा है वो परेशानी का कारण हो जाएगा, और जो दुबला पतला है हाँ ठीक है, मतलब बहुत लिन थिन नहीं है तो वो नॉर्मल उसमें आ जाता है कि वो औसत है। तो जो मोटा बच्चा है वो एडोलेसेंट एज में परेशानी का कारण, अरे तुम्हारा बच्चा तो बहुत मोटा हो रहा है, इसको कुछ एक्सरसाइज कराओ या कुछ कराओ जिससे ये सही हो जाए। तो सेम चाइल्ड जब वो चाइल्डहुड में था तब वो मोटापा उसका जो था वो परसेप्शन क्या था हमारे समाज का कि अच्छा बच्चा, हेल्दी बच्चा है, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो हेल्थ कम करो। तो ये सामाजिक अवधारणा है, और समाज में हर समाज के हिसाब से भी चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे मैम ने अभी कहा ना कि हम जो है वो बिल्कुल जीरो फिगर चाहते हैं, तो जीरो फिगर का कंसेप्ट जो है वो भी दैट इज अ परसेप्शन ऑफ आवर सोसाइटी जो मीडिया इन्फ्लुएंसेस पर से जुड़ा हुआ है। अगर हम कहें तो मीडिया इन्फ्लुएंस से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि पहले जो है वो कहा जाता था भारतीय लोग जो है वो जनरली भरे शरीर के होते हैं, मतलब गठीला बदन होता है, तो वो अच्छा एक कंसेप्ट इंडियन कंसेप्ट से जोड़ा जाता था। बाद में जब मीडिया इन्फ्लुएंसेस आए, हमने पूरे संसार के लोगों को देखना शुरू किया और भी बहुत ग्लैमरस चीजें आई,
तो फिर परसेप्शन सोसाइटी का चेंज हुआ और सोसाइटी ने ये सोचा, अरे नहीं नहीं, ये जो स्लिम दिख रहे हैं, जीरो फिगर दिख रहा है, एक पर्टिकुलर फिगर है, यही अच्छा फिगर है। तो वो उसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई और वो फिगर जो है वो पॉपुलर हो गया। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामाजिक अवधारणा को, हेल्थ के सामाजिक अवधारणा को अफेक्ट करती हैं। अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो आता है कि हम जो खाते हैं वो क्यों खाते हैं। जैसे मैम ने अभी कहा कि जंक फूड खा रहे हैं बच्चे, जो उनका कंसेप्शन, जो परसेप्शन है, मतलब फूड हैबिट्स या फूड ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज हो गई हैं। क्यों चेंज हो गई हैं? हम हर बार क्यों बच्चों को ही दोष देते हैं? मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ किसी का, पर ये काफी हद तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चे को ये बचपन से सिखाएं कि क्या व्हाट इज टू बी ईटन और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो डिफरेंस समझाएंगे। और फिर देखिए चेंजिंग जो सिनेरियो है उसमें हम किसी बच्चे को कंप्लीटली दाल चावल पर डिपेंडेंट नहीं रख सकते। तो ये तो तय है। बच्चों को क्या कहूँ, हम सब भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइकिंग हमारा उस तरफ होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी है, लेकिन वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें। जैसे मैम ने कहा कि चाउमीन में बहुत सारी सब्जियां हैं तो खा सकते हैं, ठीक है, तो वो बैलेंस मेंटेन रखना, हफ्ते में कितने दिन खाना है, कितना खाना है, मतलब कंट्रोल्ड सिचुएशन में हम अगर बच्चे को अलाउ कर रहे हैं और हम ऐसे वैल्यूज उसके अंदर डाल दे रहे हैं कि हाँ उसे पता है कि हमें खाना है, लेकिन कितना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, हम जो कुछ भी न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं, मतलब पोषण नहीं, अभी मैं खाली आपको फूड की बात कर रही हूँ, पोषण की बात पे आऊंगी मैं। अब फूड हैबिट जो है हमारी, वो काफी चीजों पे डिपेंड करती है। हमारा जो समाज का इवन जो हमारी सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमारे आसपास का सामाजिक परिवेश है जो उसको निर्धारित करता है। सामाजिक परिवेश मतलब जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर जो गांव में जहां से हूँ, अगर हमारे घर में कहा जाता था कि कुम्हड़ा पंपकिन जानते हैं ना, तो कोहड़ा जो है वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो उससे गैस होता है और उससे और तरह के पेट की समस्याएं होती हैं। और कुम्हड़ा जो है हमारे यहाँ इस ईस्टर्न कल्चर में, ईस्टर्न यूपी कल्चर में जो है वो गरीबों का खाना माना जाता था, अरे कोहड़ा खाएंगे। या फिर हमारे यहाँ शादी ब्याह में एक शुभ के तौर पे बनता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास और सब्जियों की अवेलेबिलिटी है, पर पहाड़ों में जो एक्सट्रीम ठंड जहां पर होती है वहां पर सिर्फ कोहड़ा होता है। तो वहां पर कोहड़ा जो है वो मेन फूड होता है। वो उनके शादी ब्याह में भी आप जाएंगे तो अब तो चीजें चेंज हो गई हैं, अदरवाइज उनके यहाँ एक ये सोशल, क्योंकि फूड जो है वो हमारे कल्चरल वैल्यूज, हमारे जो फेस्टिवल्स है, हमारे जो रीति रिवाज है उनसे काफी हद तक जुड़े हुए हैं। तो उनके यहाँ कोहड़ा जो है वो हर ओकेजन पर बनता था और आपको हर घर की छत पे कोहड़े का लता फैली हुई दिख जाएगी, बड़े बड़े कोहड़े दिख जाते हैं। तो ये जो एक चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी वहां पर। अब हमारे यहाँ कोहड़ा जो है वो शादी ब्याह में बनेगा, बाकी टाइम कोहड़ा जो है वो तो गैस करता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे फूड की अवेलेबिलिटी होते हुए भी उसके खाने को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारे। जैसे छत्तीसगढ़ वाले इलाके में जब आप जाएंगे तो रायपुर जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वहां पर हम जब गोभी खरीद के लाते हैं, मैम अभी गोभी कह रही थी तो मुझे वो याद आ रहा था एग्जाम्पल, कि जो गोभी खरीद के जब हम लाते हैं तो उसकी पत्तियां जो है या तो सब्जी वाला तोड़ के रख लेता है या फिर हम फेंक देते हैं। रायपुर इलाके में आप हर चीज का साग खाते हैं वो लोग, इवन जो वो गोभी होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसका साग बनाते हैं। और उनका ये कल्चर है कि वो दही में पकाते हैं चीजों को। तो हर साग जो है वो खट्टा साग बोलते हैं उसको, हर साग जो है वो दही में बनता है। और इवन लौकी का छिलका, तुरई का छिलका, ऐसी जो सब्जियां हैं जिनको हम छील करके अलग कर देते हैं, वो सारे छिलके की सब्जियां वो लोग खाते हैं। और साइंटिफिकली प्रूवन है वहां पर जो आदिवासी महिलाएं हैं उनका आयरन लेवल बहुत अच्छा होता है।
जबकि हमारे यहाँ क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। तो ये जो हमारा पोषण है, ये हमारे कल्चरल वैल्यूज पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हम क्या खाना चाहते हैं, क्या नहीं खाना चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो कई जगह पे होता है कि जीरे से छौंकेंगे, कई जगह बोलेंगे कि पंचफोरन से छौंका जाता है, कई जगह पंचफोरन अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये कल्चरल वैल्यूज हैं जो हमारे भोजन में पोषण को प्रभावित करती हैं। अब जो हमें जो डाइट चॉइस है हमारा, उसके मेन डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से, मतलब क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे डाइट चॉइस को या हमारे भोजन के चयन को प्रभावित करती हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको एक जगह समेटने की कोशिश की है मैंने। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स जैसे कि भूख कितनी है, कैसी है, टेस्ट कैसा है। टेस्ट मतलब टेस्ट जो डेवलप होता है वो हमारे पारिवारिक कल्चर से डेवलप होता है। कई जगह पर एक ही सब्जी को, एक ही चीज को अलग तरीके से पकाया जाता है, या ये तो हमारे इंडिया तो कहा ही जाता है कि जो है कलिनरी हेरिटेज है, यहाँ पर बहुत तरह का भोजन है, बहुत तरह की विविधताएं हैं भोजन में, और वो विविधताएं, वो टेस्ट जो है वो सब जगह अलग अलग है। जैसे ईस्टर्न यूपी की अगर हम अपने पूर्वांचल की बात करें तो हमें सरसों के तेल की आदत होती है। तो सरसों के तेल में हम हर चीज अच्छे से बना होगा, सरसों के तेल में होगा तो हम उसको खा लेंगे। लेकिन अगर हम नारियल तेल में पकाएं, या इवन ऑलिव ऑयल आजकल फैशन में है, तो हम ऑलिव ऑयल में भी बना खाना जो है वो हमारे टेस्ट बड्स को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। हम जब से बड़े हुए तब से हमने वो सरसों तेल, रिफाइंड या देसी घी ही खाया है। तो अब वो चीजों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो हमारे हैबिट में आ रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो अब कहीं पर अगर मैं नारियल तेल का, आप साउथ चले जाइए, नारियल तेल का डोसा मिलता है तो खाने में थोड़ा अजीब होता है कि यार ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। अब सेकंड फैक्टर जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर है, मतलब कितना कॉस्ट और कितना इनकम है हमारी, ये भी डिपेंड करेगा कि हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। और जो बात कर रहे थे हम, कई बार ऐसा होता है कि इनकम अच्छी होने पर हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। यस, इनकम अच्छी है लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं, जो हमारा डाइट चॉइस है, वो ऐसी नहीं है कि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। जैसे जो गरीब तबका है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, आप बंगाल का, मैं ऑल ओवर कंट्री की ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स की बात कर रही हूँ, तो बंगाल में चले जाइए तो वो लोग जो है वो साग, बहुत तरह के साग खाते हैं। उतने साग, हम लोग बोलते हैं कि बंगाली लोग साग इतना क्यों खाते हैं, मतलब उनका साग का वेराइटी इतना है। तो ऑब्वियसली साग जो है वो सस्ता है, उनके आपस के लोकली ग्रोन एरिया में है, और वो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। तो वो काफी उनके न्यूट्रिशन को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। अब अगर हम अपनी बात करते हैं कि इनकम बहुत अच्छी है तो बहुत साग, हम बहुत क्या खाएंगे, पालक खाएंगे, जो थोड़े फैंसी साग हैं जिनको हम बोलते हैं। तो फैंसी साग में पालक है हमारा, बथुआ है हमारा, या एक आध और साग जिनको हम खाना पसंद करते हैं। तो वो उसका इनकम तो है, लेकिन हम चूंकि उन साग को, जिनके न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है लेकिन उनका जो है वो क्या कहें, आपका लग्जरी नहीं है वो, इसलिए हम उसको नहीं खा रहे हैं। इसी तरीके से जैसे गुड़ का सेवन था, हमने छोड़ दिया, अब हम चीनी पर शिफ्ट हो गए। तो गुड़ जो छोड़ा हमने, वो हमारी इनकम ग्रोथ के कारण छोड़ा हमने, कि मतलब चीनी का महंगाई थी और हमारे पास पैसा भी था, तो हमने जो है वो सोचा नहीं, गुड़ तो ये तो एलएस चीज है, मतलब लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की चीज है। जबकि अभी जो मैम कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी कि वही चीज जो है वो अब हमारे फैंसी आइटम्स के रूप में हमारे थाली में मौजूद है, और हम उसको बहुत अच्छे से खाते हैं। मैं बहुत एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जब हम बीएससी में थे तो कोई सीनियर थी हमारी जो मड़ुए के आटे पे काम कर रही थी, और तब तक हमने मड़ुए के आटे का नाम नहीं सुना था। तो वो काला काला जैसा आटा था और मड़ुए का केक बना रहे थे वो लोग, मड़ुए का मतलब फ्लोर बना करके, और उससे केक डेवलप कर रहे थे लोग न्यूट्रिशन लैब में। तो हम सब बातें करते थे क्या मड़ुआ ही मिला है इनको केक बनाने के लिए, कैसा काला काला केक होता है।
आज मैं देखती हूँ, मतलब आज मैंने लास्ट 4-5 इयर्स से, तो मड़ुआ जो है वो फैशन में इन हो गया है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। तो यही चीजें हैं, क्योंकि हमने भी कभी मड़ुआ नहीं सुना था। इवन एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, मैं पूर्वांचल बेल्ट से हूँ, हमारे यहाँ जो है वो दाल जो है वो अरहर दाल जो है वो प्रेस्टिजियस मानी जाती है, कि इस घर मतलब प्रेस्टिजियस क्या, अरहर दाल ही बनती है शायद, क्योंकि वो शायद लोकली अवेलेबल थी। जब पहाड़ों में हम गए तो वहां पर काली दाल का कंसेप्ट है, और काली दाल भी मूंग मसूर नहीं होती है, उनकी दालें होती है, भट होता है, गहत होता है, इस तरीके की मतलब अजीब नाम होते थे। तो वहां पर जब हॉस्टल में हम लोग थे तो महीने में एक दिन पीली दाल मिलती थी, और पीली दाल का मतलब अरहर दाल। तो वहां दाल का जो क्लासिफिकेशन था वो ऐसे ही हो गया था, येलो दाल और ब्लैक दाल, काली दाल। तो हम लोग बोलते थे अरे यार आज येलो दाल मिली है, आज अरहर दाल मिली है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से वो जो काली दालें हैं उनमें आयरन का कंटेंट ज्यादा है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वो ग्रोन नहीं है, और हमारे यहाँ जो है वो अरहर दाल थोड़ा प्रेस्टिजियस माना जाता है, तो अरहर दाल का कंसेप्ट ज्यादा आया। तो ये सब कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डाइट चॉइस को अफेक्ट करते हैं। फिर फिजिकल डिटर्मिनेंट्स भी है। फिजिकल डिटर्मिनेंट्स मतलब कि एक्सेस कितना है, एजुकेशन क्या है, स्किल क्या है, और टाइम क्या है, जो मैम अभी कह रही थी, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी कि टाइम का जो कंसेप्ट है, ऑब्वियसली पहले जो होता था, जो घर परिवार है, ज्यादा लोग होते थे घर में, और खाना बनाना ही एक मुख्य काम होता था, तो उसके लिए वो टाइम भी उतना ही डिवोट करते थे, और पूरा प्रॉपर खाना बनता था कि दाल चावल 2 सब्जी बनी है, चटनी बनी है, सलाद है, सब कुछ है। अभी क्या है, टाइम का भी कम है, और इवन जो हमारे यहाँ बनारस या आसपास के इलाके में थोड़ा इंडस्ट्रीज कम है, इस वजह से टाइम फिर भी ज्यादा है। पर अगर आप उधर चले जाइए वेस्ट यूपी की तरफ, जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा है, टाइम का स्लॉट अलग अलग है काम करने का, डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, ये सब चीजें हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली टाइम कम है। पर उस कम टाइम में वो कितने स्किल से चीजों को मैनेज कर ले रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार जो है वो कल्चरल बैरियर्स जो होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैं अपने घर में ही कहूँ तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर मैंने सपोज बच्चा जो है वो खाना नहीं खा रहा है, मैं पेरेंटिंग को इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को दोष देने से पहले पेरेंट्स को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि जो चेंजिंग सिनेरियो है, जो वातावरण जो अभी चेंज हो रहा है, अगर बच्चे को थोड़ा अच्छी चीजें चाहिए, वो चीजें थोड़े डिफरेंट वे में चाहिए, तो हमें अपने जो फूड मतलब क्या कुकिंग हैबिट्स हैं वो भी, या डिशेस जो है, एक्चुअली कहूँ तो डिश जो है उसमें चेंज करना होगा। अब अगर हम बच्चे को रोटी सब्जी दे रहे हैं, या पराठा सब्जी या पूरी सब्जी दे रहे हैं, उसके बजाय अगर हम रोल बना दें, रोल कैसे बनाए, रोटी बना लिया हमने सिंपल, और भी पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, या जो भी सब्जियां बच्चे को अच्छी लग रही हैं, वो अगर हमने थोड़ी कम तेल में अच्छे से पका लिया, सिर्फ नमक डाल करके, और उसी रोटी पे हमने थोड़ा सॉस लगा के उसको रोल कर दिया, तो क्या वो रोटी सब्जी नहीं हुआ? पर हमारा जो है वो एक कंसेप्ट बना हुआ है, नहीं नहीं ये अनहेल्दी है, तो मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। और मैं ये मानती हूँ कि समय परिवर्तन के साथ साथ आपका जो खाने का परिवर्तन है, मतलब भोजन शैली जो है हमारी, वो परिवर्तित होगी। तो हमें वो ध्यान रखना है कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट रहे, वो पोषण उसमें रहे, उसका डिश का हमने सिर्फ शेप ही तो बदला, सिर्फ शक्ल बदली है, उसका न्यूट्रिशन ना बदले हम। और उस न्यूट्रिशन को इंटैक्ट रखते हुए आगामी जो हमारी जनरेशन है उसके साथ मैच करते हुए अगर हम उनको खाना खिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो उसको रिलिश करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। और बच्चे बहुत अब क्या है, शुरू में हमारी जो आज से 40 साल 50 साल या 100 साल पहले की जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी देखिए आप, हमने हर लाइफस्टाइल में चेंज किया है। पहले विमेन वर्किंग नहीं होती थी, अब वर्किंग विमेन का कंसेप्ट है। पहले हमारे पास इतने सारे ये जो ऑनलाइन मेथड्स नहीं थे, हमने आखिर उसको चेंज किया, उसको अडेप्ट किया है हमने। तो जब इसी तरीके से
फूड इंडस्ट्री में भी ये जो फूड हैबिट्स हैं, हमारी डाइट चॉइसेस हैं, हमारी डिशेस हैं, उसमें भी एक मेजर चेंज की जरूरत है, जहां पर हम न्यूट्रिएंट को इंटैक्ट रखते हुए, पोषण हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पोषण को साथ बनाए रखते हुए भी हम किस तरह के वेरिएशन करें कि वो चीजें बच्चों तक अच्छे रूप में पहुंच जाए। और देखिए डिफरेंसेस यहीं पर आते हैं कि हम जो मानते हैं कि जब तक दाल चावल रोटी सब्जी या प्रॉपर नहीं खाना खाया है तब तक खाना नहीं खाया है। आपको बताऊं मैं कि जब हम खाना बनाते, बहुत कॉमन एक कन्वर्सेशन, मैं अपना व्यू सिर्फ आपके सामने रख रही हूँ कि जब खाना बनाती हूँ मैं, तो मैं अगर बच्चा नहीं खाना चाह रहा है रोटी चावल दाल सब्जी, तो मैं दाल को आटे में गूंथ दिया, उसी में सब्जियां डाल दी और उसको अच्छा रोटी या पराठे के रूप में दे दिया दही के साथ या कैसे भी, तो आखिर जो चीजें हम उसको दाल रोटी सब्जी खिलाना चाह रहे थे वो तो हमने सब उसको खिला ही दिया और न्यूट्रिएंट इंटैक्ट रखते हुए खिलाया है। तो ये जो चेंज है सोशल, ये सोशल कल्चरल चेंज हमें लाना पड़ेगा और हमें वो वैरायटी डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम अपकमिंग जनरेशन के साथ मैच कर पाएंगे। अदरवाइज हम हमेशा ब्लेम ही करते रहेंगे कि मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण और बहुत सारा चीजों के कारण चीजें चेंज हो गई, चेंज हुई हैं, पर उनमें अच्छाई का इनपुट डालना हमारा काम है, क्योंकि हम वो चीजें जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और फिर धीरे धीरे शायद वही एक कल्चर बन जाएगा कि अच्छा ठीक है हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये जस्ट मेरा चॉइस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम थोड़ा सा अगर अपने चीजों को बदल ले, अपनी चीजों को चेंज कर ले, तो हम काफी चीजें उसको डाइट के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में हम काफी चीजें बदल सकते हैं। इसी तरीके से जो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है, जैसे अब मूड अच्छा नहीं, मूड स्ट्रेस और गिल्ट, ये सब चीजें अब ज्यादा होने लगी है। क्यों? क्योंकि वर्क प्रेशर ज्यादा होने लगा है और बहुत तरह की चीजें हैं जो मैनेज करनी है। अब आप सोचिए, अगर हम एडोलेसेंट एज की ही बात कर रहे हैं, हर एज में स्ट्रेस अपना अलग अलग है। तो एडोलेसेंट एज में पहले क्या होता था, बच्चा स्कूल गया है, 11th-12th में पढ़ता है, स्कूल गया, पीयर प्रेशर है, खत्म हो गई बातें। अब उसके पास पीयर प्रेशर भी है, एक बड़ा मीडिया ग्रुप भी है जो उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है, आपका पेरेंटल प्रेशर अलग है उसके ऊपर, और अपने आप को साबित करने की होड़ अलग है। तो ये सारे प्रेशर में खाना जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। किसी भी तरह के स्ट्रेस में, जैसा दो रिएक्शन होते हैं जो मैम अभी कह रही थी, या तो हम ज्यादा खा लेते हैं या हम कम खाना शुरू कर देते हैं। तो ज्यादा खा रहे हैं वो भी, और ज्यादा क्या खा रहे हैं, चिप्स है, ऐसी चीजें जो हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करती हैं। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को जो कम करता है खाना, वो हेल्दी वाला खाना कम नहीं करेगा, वो कम करेगा चिप्स है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट्स हैं, वो उनमें ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो ये सब का बैलेंस जो है वो अब पेरेंटिंग का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि पेरेंट्स इस बात को समझें और उस हिसाब से वो सारी चीजें वो मैनेज करें। अब जो लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज एटीट्यूड, बिलीव एंड नॉलेज अबाउट फूड। कई बार जो है वो खाने के बारे में हमारा जो बिलीफ है, जो अभी मैं बात कर रही थी कि कोहड़ा कहीं पर अच्छा माना जाएगा, कहीं पर लोग उसको ऐसे मानते हैं नहीं ये गरीबों का खाना है, या जो कुकिंग मेथड्स हैं वो भी बहुत फॉल्टी मेथड्स हैं कई जगह पर। और जैसे साग खा ही रहे हैं, लेकिन पहले ये ऐड बहुत आता था, आप दूरदर्शन पे देखा होगा आपने कि खुली कढ़ाई में साग पका रहे हैं, पक रहा है, वो घंटों तक पक रहा है, फिर जो खा रहे हैं वो खाली पत्ता खा रहे हैं, वो कोई साग नहीं है जिसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। तो ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज की दूसरे जो भी कल्चर है, सपोज हम पिज्जा बर्गर या जो भी चीजों की, ऑब्वियसली वो बुरे हैं, और मैं तो हमेशा बोलती हूँ जंक फूड इज ऑलवेज अ कबाड़ फूड। जंक माने कबाड़, तो जंक फूड जो है वो कबाड़ फूड है। लेकिन उस जंक फूड को हम न्यूट्रिशियस फूड कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारा जो है वो नॉलेज बहुत जरूरी है। तो इवन कम्युनिटी में भी जाते हैं हम लोग, तो कम्युनिटी के बच्चे भी हैं, समुदाय जो लोकल कम्युनिटी के बच्चे हैं जो बाहर जाके चाउमीन खा रहे हैं और जो उनके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो हम उनको ये सिखाएं कि वो क्या चीजें हैं, किस तरीके का भोजन करेंगे तो वो, मतलब
है वो दिखने में जरूर वो वेस्टर्नाइज हो, लेकिन उसका इंडियन कंटेंट उसके अंदर मौजूद हो। इसी तरीके से जब हम हमारा देश जो है वो बहुत बहुत मतलब आप कहिए कि कलिनरी हेरिटेज हमारा इतना इतना ज्यादा है, इतना अच्छा है कि जहां पर हमारा, क्योंकि भोजन जो है वो हमारे सोशल ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे वो आप देखिए जब शादी ब्याह का मौका होता है तो बहुत हम अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह की चीजें बनते हैं। डेथ वाले सेरेमनीज में अलग तरीके का खाना बनता है, तो हर सेरेमनी का खाना हमारे यहाँ अलग है। और ऑब्वियसली मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि जो इंडियन फूड है दैट इज रिच, वो बॉइल्ड और वैसा वाला फूड का कंसेप्ट कम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वो कंसेप्ट ज्यादा है। और इवन अगर आज के स्पेसिफिक टर्म्स में बनारसी फूड की बात करूं तो बनारसी फूड तो आप समझिए सबसे रिच फूड है। जितनी चीजें आप देख लीजिए, कचौड़ी, जलेबी, जो कुछ भी है अवेलेबल हमारा लोकल, वो बहुत रिच है। रिच इन द कंटेंट की फैट कंटेंट उसका ज्यादा है। और शायद उसको मैं इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि जब ये कल्चर, फूड कल्चर बनारस का शुरू हुआ होगा, उस समय बनारस की जो गंगा है, मतलब मैं उसको ऐसे जोड़ती हूँ कि गंगा है और घाट है, तो लोग जो है वो नहा के जब निकलते थे तो इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो इतना एनर्जी लॉस हो जाता था कि बढ़िया कचौड़ी जलेबी खाया, अपनी एनर्जी बनाई। और यहाँ पर अखाड़ों का कंसेप्ट बहुत था, मतलब फिजिकल एक्टिविटी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी, इसलिए वो जो कल्चर था वो रिच कल्चर है। और यही सेम कल्चर आपको पंजाब में देखने को मिलता है, जहां पर आप इतना घी और बटर आपको खाने में मिलता है कि आपको देख करके कुछ हो जाएगा कि नहीं बाबा हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन चूंकि वहाँ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा है, तो वो जो जितना खाते हैं, जैसा मैम ने कहा, जितना खाते हैं वो उतना सा बराबर हो जाते हैं। दे आर हेल्दी और बहुत फैटी नहीं है। फैटी और हेल्दी का कंसेप्ट अलग अलग है, तो वो बहुत हेल्दी है, फैटी नहीं है। और सेम कंसेप्ट हम यहाँ बनारस में देखते हैं कि जो पुराने लोग हैं बनारसी लोग, वो बहुत वैसा कंसेप्ट नहीं था उनका, उतना फिजिकल वर्क हो जाता था, वो इतनी सीढ़ियां चढ़ना उतरना सब चीजें। तो अब जब हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है और हम जो है वो कंफर्ट जोन में आ गए, हमारा सब कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो है वो सीडेंट्री हो गई, तो हमारा खाना भी उस हिसाब से बदलना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू पर ध्यान दें। और ऑब्वियसली पोषण का जो कंसेप्ट है वो सभी को नहीं होता है, और आम जनता में पोषण वाला कंसेप्ट नहीं है। मैं जैसे कहती हूँ कि भारत की जनता में शायद हर कोई डॉक्टर होता है, वैसे ही हर कोई जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है। आप अगर चलते, सड़क चलते भी, मतलब अगर आप बहुत कॉमन, आपकी शायद मेड भी होगी या कोई भी कॉमन इंसान भी, अगर आपको बुखार है तो बोलेगा क्रोसिन खा ला ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको कुछ फिजियोलॉजिकल दिक्कत है या आप कहेंगे कि खाना कमजोरी लग रही है या कुछ हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ एक सेब खा ला, या कुछ भी, जो भी ज्ञान देना जो है हमारा न्यूट्रिशनिस्ट, भारत में हर कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत नहीं है। तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे हम, कैसे ये कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है हमारा, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत हमें है। क्योंकि कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है हमारा, ये इन्फ्लुएंस जो है वो पुराने समय से चला आ रहा है, जब सब कुछ अलग तरीके था। अब हम एक अलग टाइम जोन में आ गए हैं, और इस टाइम जोन में कल्चरल जो हमारी चीजें हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। और मैं जो मानती हूँ कि जो कल्चर है उसमें वैल्यूज, एटीट्यूड्स, हैबिट्स, कस्टम्स, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर हम फूड हैबिट की बात कर रहे हैं तो हमें ये सब चीजें बदलनी होंगी, और ये बदलाव जो है वो धीरे धीरे आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक आप कह लीजिए ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है कि हमने दो चीजें मिलाई और कुछ एक नया चीज बन गया, दो केमिकल्स टेस्ट ट्यूब में डाले और एक नया केमिकल कॉम्पोजिशन बन गया। तो इसके लिए समय की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, और ऑब्वियसली बदलाव आएगा। और हम जैसे जो लोग हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें इसको करने की जरूरत है, घर घर पहुंचाने की जरूरत है। और थोड़ा सा हमारा जो न्यूट्रिशन मूवमेंट है उसको भी चेंज करने की जरूरत है, कि हम जो है वो जो ट्रेडिशनली जो फूड है उसमें कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे, कैसे चीजों को बदलेंगे, ताकि
वो लोगों की पहुंच ज्यादा हो सके, और जो हमारी यंग जनरेशन है सो कॉल्ड, जिनको हम दोष दे रहे हैं कि वो जो है वो ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे खाते हैं, उनको भी ध्यान हम इधर की तरफ आकर्षित कर पाए। तो चेंज, देखिए चेंज को हम नहीं रोक सकते हैं, जो भी वातावरणीय चेंज हो रहे हैं, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, हम उनको नहीं रोक पाएंगे, तो हमें उसके साथ अडॉप्ट करने की जरूरत है। मेरा यही व्यू है। और अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि इससे रिलेटेड अगर कोई कुछ कहना चाहे। और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आई होप कि मैं अपनी बात आप तक सही तरीके से पहुंचा पाई। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आयोजन समिति का और सभी लर्नर्स, सभी लिसनर्स का जो यहाँ पर मुझे सुन रहे थे। इन नटशेल में यही कहना चाहूंगी कि जो चेंजिंग सिनेरियो है, जो चीजें वातावरण में बदल रही हैं, उसके साथ हमारे हैबिट्स को और हमारी जो भोजन शैली है उसको चेंज करने की जरूरत। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत कम समय में आपने पूरा भारत भ्रमण करा दिया। एक सांस्कृतिक हमारी जितनी विविधता है, खान पान की जितनी विविधता है और सबकी क्या उपयोगिता है। इसके बाद